आज हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करते हैं। सेकंड यूनिट में फर्स्ट ऑफ ऑल है द इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। इलेक्शन कमीशन क्या है? हमारा चुनाव आयोग क्या है? तो चुनाव आयोग हमारे संविधान के तहत भारतीय संविधान में भाग 15 में आर्टिकल 325 से लेके आर्टिकल 329 तक एक इलेक्शन कमीशन का वर्णन किया गया है, चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है। और इस चुनाव आयोग की स्थापना हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, उससे एक दिन पहले ही कर दिया गया था, 25 जनवरी 1950 को। और क्यों किया गया था? क्योंकि संविधान के लागू होने के बाद जो औपचारिक प्रेसिडेंट जिसको अपॉइंट करना था, या औपचारिक रूप से कुछ टाइम लिमिटेशन की ड्यूरेशन के लिए जिसको चीफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या फॉर्मल चीफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या कंट्री अपॉइंट करना था, उसके अपॉइंटेशन के लिए इस कमीशन को पहले से ही फॉर्मल अपॉइंटमेंट दे दी। तो ये इलेक्शन कमीशन तब से लेके अब तक इंडिया में किसी भी लेवल का इलेक्शन होता है, चाहे संसद का होता है, चाहे राज्यों की विधानसभा का होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों तरह के चुनावों में एक इलेक्शन कमीशन अपना रोल प्ले करता है। सिर्फ जो पंचायती राज के जो चुनाव होते हैं, तो पंचायती राज के चुनावों के लिए स्टेट एक अलग से अपना इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करता है। तो सबसे पहले हम करेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, कि इलेक्शन कमीशन की आवश्यकता क्यों है, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान ने अपने संविधान में ही इसको जगह दी है इलेक्शन कमीशन को। तो क्यों है इलेक्शन कमीशन की जरूरत? तो सबसे पहली चीज आती है भारतीय लोकतंत्र के लिए कि नेसेसिटी फॉर इंडियन डेमोक्रेसी, कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेटिक कंट्री में हमें कुछ राइट्स दिए गए हैं, जिन राइट्स में एक पॉलिटिकल राइट्स आता है। और पॉलिटिकल राइट्स बात क्या करता है? निष्पक्ष चुनाव की, कि चुनाव में हम खुद भी फ्रीली पार्टिसिपेट टू फॉर्म द गवर्नमेंट, की सरकार बनाने में हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, अपनी जो जनता है वो अपना रोल अदा कर सके। और उस रोल को अदा करने में सबसे बड़ी भूमिका अदा करता है इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन ऐसी व्यवस्थाएं निर्धारित करता है जिससे कि हम वोट डाल सकते हैं या चुनाव लड़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है राजनीतिक दलों पर नियंत्रण के लिए, नीड फॉर रेगुलेटिंग द वर्क ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज पे नियंत्रण कैसे रखा जाता है? कौन सी नेशनल पार्टी है, कौन सी रीजनल पार्टी है, उसके लिए भी मान्यता के मानदंड अलग अलग निर्धारित किए गए हैं कि नेशनल पार्टी किस लेवल पे डिक्लेयर होगी और रीजनल पार्टी किस लेवल पे, जो आगे बताऊंगी मैं आपको। इसके साथ साथ नेशनल पार्टी के जो इलेक्शन में जो सिंबल्स होते हैं वो तो परमानेंटली फिक्स है। रीजनल पार्टीज के भी कुछ रीजनल पार्टी जिनको मान्यता मिली हुई है उनके फिक्स होते हैं, बाकी पार्टीज के चेंज होते रहते हैं। तो उनको चुनाव चिन्ह प्रदान करना चुनाव लड़ने के लिए। दूसरा, इलेक्शन की सारी फॉर्मेलिटीज जो एस्टेब्लिश की जाती है, वोटर लिस्ट जो प्रिपेयर की जाती है, तो राजनीतिक दल उसमें इंटरफेयर ना कर पाए, किस राजनीतिक दल को मान्यता है इलेक्शन लड़ने के लिए, किसको नहीं है, ये सब कुछ निर्धारित इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट आता है भारतीय चुनाव राजनीति को प्रदूषित होने से बचाने के लिए, कि इंडियन इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स को पोल्यूट होने से बचाने के लिए। और पोल्यूट होने से बचाने के लिए 1951 में कि 52 का जो फर्स्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ था, उससे पहले 1951 में भारतीय प्रतिनिधित्व अधिनियम पारित किया गया था, कि इंडियन रिप्रेजेंटेटिव अमेंडमेंट्स क्या था। इंडियन रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल के अंतर्गत एक इंडियन रिप्रेजेंटेटिव लॉ लेके आया गया था, और उस लॉ में इन सारी चीजों पर डिस्क्रिप्शन थी कि उम्मीदवार को किस संस्था का चुनाव रखने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, चुनाव का खर्चा कितना होगा, और जो पॉलिटिकल पार्टी की अब सरकार है वो चुनाव में उस सरकारी मशीनरी का प्रयोग कर सकती है या नहीं कर सकती, कितने दिनों तक चुनाव प्रचार किया जा सकता है, कब चुनाव प्रचार प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी को रोकना पड़ेगा। ये सारे जो रूल रेगुलेशंस चुनाव के ऊपर बनाए हैं, ये सारे काम इलेक्शन कमीशन।
नेक्स्ट, इलेक्शन कमीशन की इम्पोर्टेंस है सरकारों पर नियंत्रण के लिए। सरकार का मतलब है अब जैसे जिस पार्टी की सरकार है, जब इलेक्शन होता है तो वो पार्टी जो सरकारी मशीनरी का यूज या सरकारी, क्योंकि फंड वगैरह सारा उसी के हाथ में होता है, अब भी वो सिर्फ एक तरह से अपनी पोस्ट पर है तो उसका दुरुपयोग ना कर सके, इसलिए इलेक्शन कमीशन एक आचार संहिता लगाता है। आचार संहिता का मतलब है अब एक ऐसी कंडीशंस या कर्फ्यू जैसी ऐसी सर्कमस्टांसेस लग गई है कि गवर्नमेंट जो है या जिस पक्ष की सरकार है वो अब कोई ऐसा देश के सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते रहेंगे, वो कोई ऐसा दिशा निर्देश, नया दिशा निर्देश या एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग में कोई नया रूल रेगुलेशन या नया कानून नहीं बना सकते। ना संसद की बैठकें होती हैं उस दौरान, ना विधान मंडल की, विधानमंडल में जिस राज्य में चुनाव होता है वहां की विधानसभा की बैठक, नया कानून नहीं बनाया जाएगा आचार संहिता के दौरान, और ना सरकार किसी नए काम से संबंधित निर्देश पारित कर सकती। तो ये है इम्पोर्टेंस कि इंडिया ने इलेक्शन कमीशन को अपने संविधान में जगह क्यों। अब हम पढ़ेंगे कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 15 के अंतर्गत जो आर्टिकल 324 से लेके 329 तक इलेक्शन कमीशन को डिस्क्राइब किया गया है वो क्या है। तो फर्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं, आर्टिकल 324 आर्टिकल क्या करता है कि इंडिया में एक चुनाव को व्यवस्थित ढंग से करवाने के लिए, चुनाव इलेक्शन के दौरान निर्देशन देने के लिए, इलेक्शन पे कंट्रोल करने के लिए एक संवैधानिक मान्यता प्राप्त निष्पक्ष इलेक्शन कमीशन का चुनाव किया जाएगा। संवैधानिक मतलब संविधान में वर्णित है ये चीज, मान्यता प्राप्त, मान्यता दी गई है, संसद कानून बना के, स्वतंत्र है, ना तो लेजिस्लेटिव, ना एग्जीक्यूटिव, ना जुडिशरी, किसी के नियंत्रण में नहीं है, ये निष्पक्ष एक कमीशन है। और जिसमें वो जो कमीशन होगा वो कमीशन उसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और अन्य इलेक्शन कमिश्नर्स भी हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले 1951 में जब इलेक्शन कमीशन अपॉइंट किया गया था तो सिर्फ एक सदस्य था, मीन्स एक सदस्य, सिर्फ एक ही इलेक्शन कमिश्नर था, जो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स थे वो अपॉइंट नहीं किए गए थे। फिर 1989 में जब राष्ट्रपति वेंकट रमन था, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कौन करता है, राष्ट्रपति अपॉइंट करता है सेंटर की गवर्नमेंट से विचार विमर्श करके, सलाह मशूरा लेके। तो 1989 में राष्ट्रपति वेंकट रमन ने दो और, क्योंकि अब तक 1952 के इलेक्शन से लेके 1951 में जब अपॉइंट किया गया था तब से लेके 89 तक एक ही इलेक्शन कमीशन था। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया था आर्टिकल 324 के अंतर्गत कि एक चीफ होगा और अन्य भी हो सकते हैं, अन्यों की कोई ये बाउंडेशन नहीं थी कि 2 ही होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे। तो 1989 में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर था वो थे पेरी शास्त्री, और उस समय पे राष्ट्रपति वेंकट रमन ने 2 और सदस्यों को अपॉइंट किया था अदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स के रूप में। लेकिन ये व्यवस्था ज्यादा दिनों तक नहीं रही, क्योंकि 1990 में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार आ गई थी सेंटर में, और उसने फिर से कांग्रेस के डिसीजन को चेंज कर दिया, क्योंकि वेंकट रमन ने सेंटर से विचार विमर्श करके इसको 3 सदस्यीय बनाया था। दोबारा से उन्होंने इलेक्शन कमीशन को एक सदस्य ही बना दिया, और उस टाइम तक पेरी शास्त्री ही इलेक्शन कमिश्नर थे, जो 89 में चीफ बन गए थे, 2 और आ गए थे। लेकिन 1990 में दोबारा से वही एक सदस्य बन गए, एक ही इलेक्शन कमिश्नर था हमारे पेरी शास्त्री। फिर दोबारा से 1993 में राष्ट्रपति ने फिर से अध्यादेश पारित किया और इलेक्शन कमीशन को दोबारा से 3 सदस्य बना दिया, एक चीफ होगा और 2 अदर मेंबर्स होंगे, और जो 2 अदर अपॉइंट किए गए थे वो थे MS गिल और GVZ कृष्णा मूर्ति।
और 1993 में ही, दिसंबर 1993 में ही संसद ने एक विधेयक भी पास कर दिया था इससे संबंधित कि अब इलेक्शन कमिश्नर बहुसदस्यीय होगा, कि इसका एक सदस्य नहीं रहेगा, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और टू अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे, सॉरी अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे, कि इलेक्शन कमीशन 3 सदस्य ही रहेगा, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स। और उसके बाद 1995 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका आई थी इससे रेलिवेंट कि अदर्स को अपॉइंट किया जाए या नहीं, तो इलेक्शन कमिश्नर ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी, इलेक्शन कमिश्नर ने भी इस चीज को, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को वैधता प्रदान की थी कि ये जो अध्यादेश राष्ट्रपति ने पारित किया है ये बिल्कुल ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर अब 3 सदस्य है। अब बात करते हैं हम लेटेस्ट, तो अब हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सुशील चंद्रा, जो अप्रैल 2021 में बना है, 13 अप्रैल को ही अपॉइंट किया गया है। और अगर इससे पहले जब सुनील अरोड़ा चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे तो सुशील चंद्रा अन्य था और इसके साथ अशोक लावास भी थे, लेकिन अशोक लावास ने सुनील अरोड़ा के कार्यकाल में इस्तीफा दे दिया था सितंबर 2020 में, और उनकी जगह अशोक लवास की जगह दिसंबर में राजीव कुमार को अपॉइंट किया गया था। तो 3 सदस्य हो गया था, सुनील अरोड़ा थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स थे सुशील चंद्रा और राजीव कुमार। लेकिन 2021 में अप्रैल में, फरवरी मार्च के एंड में सुनील अरोड़ा का कार्यकाल समाप्त हो गया और सुशील चंद्रा, क्योंकि सीनियरिटी के बेसिस पे जो अदर में जो सीनियर होता है ना उसी को चीफ अपॉइंट किया जाता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में होता है चीफ जस्टिस जब रिटायर होता है तो वरिष्ठ जो सीनियर जो जज था उसको चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जाता है, वही प्रोसेस सिमिलर उसी तरह का है। सिर्फ राष्ट्रपति की एक औपचारिक सहमति लगती है, औपचारिक नियुक्ति होती है। तो आप जो सुशील चंद्रा सीनियर थे उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया और राजीव कुमार अदर इलेक्शन कमिश्नर हैं और एक सीट वैकेंट है अब तक, जिसको मे बी नेक्स्ट मंथ अपॉइंट किया जाएगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 324 में, तो ये किस चीज का वर्णन है। नेक्स्ट है आर्टिकल 324 के पार्ट 2 का। तो पार्ट 2 में क्या कहा गया है कि इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करने का जो प्रोविजन है वो प्रोविजन क्या है, राष्ट्रपति अपॉइंट करेगा और संसद इससे संबंधित कोई भी विधि या कानून बना सकती है, जैसे कि बनाया था ना 1993 में, पहले 89 में इसको 3 सदस्य किया गया, 90 में फिर 1 सदस्य बना दिया गया, तो 93 में संसद ने एक विधेयक ही पारित करके एक कानून ही बना दिया इससे संबंधित कि दोबारा ये 1 सदस्य नहीं होगा, बहुसदस्य ही रहेगा इलेक्शन कमिश्नर, जिसमें एक चीफ होगा, 2 अदर होंगे, और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी वैधता दी थी। तो संसद इनसे संबंधित कानून बना सकती है। और दूसरी चीज रीजनल जो इलेक्शन कमीशंस को अपॉइंट किया जाएगा वो अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही की जाएगी, राष्ट्रपति ही करेगा। रीजनल मींस स्टेट के जो इलेक्शन कमीशंस अपॉइंट किए जाते हैं। राज्य का राज्यपाल सिर्फ उन्हीं चुनावों के लिए इलेक्शन कमीशन कर सकता है कि राज्यों के जो चुनाव होते हैं उनका संचालन भी हमारा चुनाव आयोग ही करता है। जो राज्य चुनाव आयोग है, स्टेट इलेक्शन कमीशन है, वो सिर्फ पंचायती राज के चुनाव का संचालन करता है। राज्यों के चुनाव का संचालन हमारा ये केंद्रीय चुनाव आयोग ही करता है। नेक्स्ट आती है योग्यताएं। तो इलेक्शन कमिश्नर्स की योग्यताएं बिल्कुल एज इट इज है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए जो चाहिए। उसमें क्या होता है, जजेस की अपॉइंटमेंट में क्या होता है, सिर्फ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज या लॉयर होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं है। इसमें सार्वजनिक मामलों से संबंधित कोई भी विधिवेत्ता भी हो सकता है, कोई हायर पोस्ट का ऑफिसर, IAS IFS ऑफिसर भी हो सकता है, उसको अपॉइंट
किया जा सकता है, ऐसा क्लियर आइडेंटिफिकेशन नहीं है, लेकिन हाँ ये है जो पहले से किसी उत्तरदायित्वपूर्ण पद पर जो व्यक्ति नियुक्त था। नेक्स्ट आता है टर्म ऑफ इलेक्शन कमीशन की, कितनी ड्यूरेशन के लिए ये इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए जाते हैं, तो इनकी टर्म ड्यूरेशन होती है 6 वर्ष, या जो चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं अदर इलेक्शन कमीशन 6 साल तक, या फिर 65 ईयर्स की एज तक। इनमें से जो भी पहले हो जाती है, या तो उनकी 6 साल की ड्यूरेशन पूरी हो जाए पहले, या वो 65 ईयर्स के पहले हो जाए, जो भी पहले होता है वहीं पर उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 3 to 5 के पार्ट 5 के अंतर्गत रिमूवल ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, कि क्या 6 साल या 65 वर्ष का होने से पूर्व इलेक्शन कमिश्नर्स को हटाया जा सकता है। तो इनको हटाने की विधि वही है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जा सकता है, और वो विधि विशेष बहुमत वाली विधि होती है कि संसद के दोनों सदस्यों को अपने कुल सदस्यों के बहुमत के साथ उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से महाभियोग जब पारित हो जाता है तो इलेक्शन कमिश्नर्स को अपने पद से हटाया जा सकता है। जैसे कि इसमें कुछ मैटर्स में था, जैसे 2009 का एग्जांपल दिया गया, मुख्य चुनाव आयुक्त गोपाल स्वामी द्वारा चुनाव आयुक्त नवीन चावला को पक्षपात करने के आधार पर पद से हटाया गया था। जैसे यही एक एग्जांपल, आप जैसे अशोक लावास ने सितंबर 2020 में रेजिग्नेशन दिया था कार्यकाल पूरा होने से पहले, तो उसने भी यही एक इल्जाम लगाया था कि इलेक्शन कमिश्नर्स को स्वतंत्रता पूर्वक कार्य नहीं करने दिया जा रहा है, कार्यपालिका का हस्तक्षेप बढ़ रहा है। नेक्स्ट आता है सैलरी एंड टर्म्स ऑफ सर्विसेज की, सैलरी इनको कितनी प्रोवाइड की जाती है, तो सैलरी भी वही होती है इनकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जितनी सैलरी मिलती है 2,50,000 सैलरी। फिर है स्टाफ फॉर इलेक्शन कमिश्नर। अब ये बात करें कि इलेक्शन होता है तो बहुत वाइड लेवल पे इलेक्शन होता है, चाहे हम लोकसभा का माने या स्टेट लेजिस्लेटिव का माने, तो उसमें तो बहुत सारे एम्प्लॉयज लगते हैं, जबकि ये इलेक्शन कमीशन तो 3 सदस्य ही है। तो इसका वर्णन या डिस्क्रिप्शन दी गई है आर्टिकल 324 के पार्ट 6 में। क्या कहा गया है कि जिस भी स्टेट में या सेंटर के लोकसभा राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं तो राष्ट्रपति और स्टेट में राज्यपाल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं ना, जो सरकार के अंतर्गत जो कर्मचारी काम करते हैं, उन कर्मचारियों को अपने चुनाव आयुक्तों और क्षेत्रीय चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त स्टेट वाइज चुनाव आयुक्तों का नियुक्ति करते हैं सिर्फ उस इलेक्शन टाइम के लिए, और फिर वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स रीजन्स के अकॉर्डिंग, अपने क्षेत्र के अकॉर्डिंग, जैसे कि ब्लॉक डिवाइड किए जाते हैं, उन ब्लॉक्स में कमिश्नर्स को अपॉइंट करता है। स्टेट या डिस्ट्रिक्ट्स में जो कर्मचारी होते हैं उन कर्मचारियों को अपॉइंट किया जाता है, जैसे कि टीचर्स को अपॉइंट किया जाता है प्रेसाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर्स की चुनाव का संचालन करवाते हैं। प्रेसाइडिंग ऑफिसर जो होता है, प्रेसाइडिंग ऑफिसर किसी भी बूथ पे जहाँ वोटिंग हो रही होती है वहां का हायर अथॉरिटी उसके पास होती है, वो वहां से सिर्फ सीधा इलेक्शन कमिश्नर को, जो स्टेट में जो इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया है उसको रिपोर्ट। नेक्स्ट, अब इसमें हमने पूरा स्ट्रक्चर कर लिया है कि इलेक्शन कमीशन कैसे अपॉइंट किया जाता है, इलेक्शन कमीशन से रेलेवेंट। अब हम करते हैं इलेक्शन कमीशन के काम, फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन के। इलेक्शन कमीशन क्या क्या काम करता है, बहुत इजी है, सारे आपको पता है। फर्स्ट वही है, इलेक्शन कमीशन नाम है तो करेगा तो क्या का इलेक्शन करवाएगा, तो सुपरिटेंडेंस करेगा, डायरेक्शंस देगा, कंट्रोल करेगा इलेक्शन की। लोकसभा के, राज्यसभा के या राज्य की विधानसभाओं के किसी के भी इलेक्शन है तो वो इलेक्शन से संबंधित व्यवस्था सारी कराना, दिशा निर्देश देना, उसको कंट्रोल करना जब तक रिजल्ट नहीं अनाउंस होता है इलेक्शन कमीशन का। नेक्स्ट है मतदाता सूचियां, प्रिपेयरिंग ऑफ वोटर लिस्ट, कि हर एक इलेक्शन से पहले एक वोटिंग लिस्ट तैयार करवाई जाती है, जैसे चाहे गांव के पंचायती राज के इलेक्शन हो, लोकसभा के इलेक्शन हो, चाहे विधानसभा के इलेक्शन हो,
वोटिंग लिस्ट अपडेट करने का काम सबसे पहले किया जाता है। और वोटिंग लिस्ट अपडेशन में जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट किया गया था तो वोटिंग राइट्स था 21 एज, 21 साल का जो होता था उसको वोटिंग राइट दिया गया था। लेकिन 61 संविधान संशोधन के अंतर्गत वोटिंग राइट्स की एज को कम कर दिया गया, ये 18 ईयर्स कर। अब इसमें एक आंकड़ा भी दिया गया है, इसलिए तुम्हें याद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नहीं याद रहेगा। सिर्फ 17वीं लोकसभा का करेगा। 17वीं लोकसभा में जो मेजरमेंट कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मतदाताओं की संख्या लगभग 9,78 लाख। नेक्स्ट है डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कॉन्स्टिट्यूएंसीज कौन सी होती है? इसमें एक वर्ड आया परिसीमन। परिसीमन करना, कॉन्स्टिट्यूएंसीज करना, ये क्या होता है कि चुनाव आयोग एक परिसीमन आयोग का भी काम करता है। और वो परिसीमन आयोग क्या करता है? परिसीमन आयोग हर 10 इयर्स के आफ्टर जब सेंसस होती है ना, जनगणना होती है, तो उसके बाद इस परिसीमन आयोग को गठित किया जाता है। और लास्ट जो परिसीमन आयोग क्या सर्वे करके बताता है कि स्टेट वाइज पॉपुलेशन का भी कैटेगराइजेशन करता है फिर कि 18 साल से ऊपर कितने हैं, या फिर जो आंकड़ा जो अब तक जो वोटिंग जो था वो सारा जनगणना का सर्वे करने का काम करता है। और फिर परिसीमन आयोग ये सारी रिपोर्ट देता है इलेक्शन कमीशन को। इसलिए देता है क्योंकि इलेक्शन कमीशन को इस सारी रिपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है कि इसी के बेसिस पे इलेक्शन कमिश्नर वोट बनाते हैं, या राज्यों की जनगणना के आधार पर ही वोटों का निर्धारण किया जाता है कि जो डेथ हो चुकी है उनकी वोट को अबॉलिश करना और नई वोट्स को बनाना। कि परिसीमन आयोग सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। और उसमें और उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज काउंसिल का जो चीफ होता है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा ही अध्यक्ष, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है वही उसका अध्यक्ष होता है। और उसके जो सदस्य होते हैं उस परिसीमन आयोग के, वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस होते हैं और उनके सहायक भी और अपॉइंट किए जा सकते हैं। जैसे कि लास्ट परिसीमन आयोग 2003 में था, जिसके अकॉर्डिंग ही 2001 में जो जनगणना हुई थी, उसके बाद 2003 में कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल ने अपनी रिपोर्ट दी थी। और उसी के आधार पर उसने ये आधार माना था कि 1971 की जो जनगणना थी उसी के आधार पे अभी डिस्ट्रीब्यूशन रहने दो। वो डिस्ट्रीब्यूशन लोकसभा की, राज्यसभा की सीटों का भी होता है, प्रत्येक राज्य में विधानसभा की सीटों का भी होता है कि सीटें बढ़ाई अभी नहीं जाए, इसी के आधार पर अब तक चुनाव। नेक्स्ट है राजनीतिक दलों को निर्वाचन में ठीक व्यवहार करने के लिए। कि राजनीतिक दल ये नहीं है कि जिस तरह की सरकार है वो मर्जी करेगा, दूसरों के वोटों को खरीदेगा या फिर चुनाव के दौरान क्राइम को ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, ऐसी सारी गतिविधियों पर या चुनाव प्रचार ज्यादा अग्रेसिव तरीके से किया जाएगा जिससे कि जनता भड़के एक दूसरे को मारे। वो सारी चीजों पर नियंत्रण रखने का इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट है डिक्लेरेशन ऑफ डेट ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन की डेट कौन डिक्लेयर करता है? इलेक्शन कमीशन। इसमें दो चीज आती है सबसे मेन, कई बार कई जगह ये मेंशन होता है कि राष्ट्रपति संसद के नहीं, नाम तिथि की घोषणा होती है, तिथि की घोषणा का काम इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा किया जाता है। और इस घोषणा में 3 चीजें निहित होती है। एक तो नामांकन कब तक दिए जाएंगे, या नाम वापस लेने की कब तक तिथि है, और फिर जब वापस लेने की डेट खत्म हो जाती है तो जितने भी नामांकन आते हैं उन नामांकनों को जांचा कब तक जाएगा। जांच के बाद जिस दिन इलेक्शन होता है उस दिन से लेके लास्ट में जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होता है तब तक उन वोट्स को या ईवीएम मशीनों की सेफ्टी की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट, राजनीतिक दलों को मान्यता टू रिकॉग्नाइज द पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज की रिकॉग्निशन कैसे होती है कि कौन सी नेशनल पार्टी है, कौन सी रीजनल पार्टी है। इसके लिए प्रावधान दिया गया है अलग से कि रीजनल पार्टी के लिए कितने वोट किसी स्टेट में लेने जरूरी है तब उसे रीजनल का दर्जा दिया जाता है, या नेशनल के लिए ये आगे पूरा डिस्क्राइब किया गया है ब्रीफली, तुम्हारा तब अच्छे से समझाऊंगी।
इस पार्टी को और उन पार्टी को। नेक्स्ट है अलॉट इलेक्शन सिंबल्स की पार्टीज को चुनाव चिन्ह प्रदान करने का काम भी इलेक्शन कमीशन करता है। जैसे कांग्रेस का हाथ का है, बीजेपी का लोटस फ्लावर का है, वो सबसे पहले इलेक्शन कमिश्नर ने ही इनको, क्योंकि ये नेशनल पार्टी है, इनके चुनाव चिन्ह निश्चित, तो इनको इलेक्शन कमीशन ने प्रोवाइड किया। नेक्स्ट आता है कंट्रोल द स्टाफ कनेक्टेड विद द इलेक्शन वर्क। इलेक्शन के दौरान इलेक्शन से संबंधित जितना भी स्टाफ है कि बिल्कुल लोवेस्ट लेवल से लेके, जैसे कि जो टीचर्स या दूसरे एम्प्लॉयज जो अपॉइंट किए जाते हैं इलेक्शन करवाने के लिए, प्रेसाइडिंग ऑफिसर जो है, पोलिंग बूथ ऑफिसर जो है, वहां से लेके स्टेट इलेक्शन कमीशन से लेके चीफ इलेक्शन कमिश्नर तक सारी प्रक्रिया एक सुनियोजित तरीके से चलती रहे, तो सारा एक हायरार्की ऑर्डर में चलता है। हायरार्की ऑर्डर क्या होता है? आदेश ऊपर से नीचे मिलेगा, ऊपर से नीचे की तरफ आता है आदेश का प्रवाह, कि ऑर्डर ऊपर से नीचे दिया जाएगा, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्तरदायित्व तो होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ चलता है। इसे कहते हैं हायरार्की मॉडल। नेक्स्ट है टू कंडक्ट इलेक्शन की। अब इसमें वही चीजें दे रखी है कि इलेक्शन कमीशन किस किस के, सिर्फ ये हम ये नहीं कह सकते कि लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा, विधान परिषदों के इलेक्शन करवाता है। ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव भी इलेक्शन कमीशन कराता है, जिन्हें हम मानते हैं कि हम तो उन इलेक्शंस में हिस्सा लेते ही नहीं है, कि वो अप्रत्यक्ष रूप से जो हेयर मेथड से जो इनको चुना जाता है। हेयर मेथड है ना, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा जो ये चुने जाते हैं, कि राष्ट्रपति नामांकन दर्ज करेगा, उस नामांकन के लिए उसे 50 प्रस्तावक चाहिए, नाम वापस ले सकता है क्या कोई, मतदान कब कराया जाएगा, कौन उसके मतदान में हिस्सा लेंगे, लोकसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य हिस्सा लेते हैं, कब रिजल्ट डिक्लेयर कराया जाएगा, ऐसे ही उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सारे का इलेक्शन कमिश्नर। नेक्स्ट आता है ऑर्डरिंग री इलेक्शन। अब कहीं कहीं किसी किसी जगह ऐसा भी होता है कि इलेक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हो पाता, कोई भी रीजन हो सकता है उसका, कैप्चरिंग भी हो सकता है, या फिर कई बार काउंटिंग में भी इश्यू हो सकता है, या फिर वहां पर कोई वायलेंस, हिंसात्मक घटना भी हो सकती है, बूथ को जला दिया जाए, खराब कर दिया जाए, तो दोबारा वहां इलेक्शन कब करवाया जाएगा, ये उस क्षेत्र का निरीक्षण करने के बाद इलेक्शन कमीशन ये डिसीजन लेती है कि यहाँ पे इलेक्शन रद्द किया जाता है, यहाँ दोबारा करवाया जाए। नेक्स्ट है वोटिंग मशीनों की सुरक्षा की। आजकल ईवीएम मशीनों से होती है ना वोटिंग, तो उनकी सिक्योरिटी जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, और सिक्योरिटी के साथ साथ रिजल्ट अनाउंस वाले दिन जो काउंटिंग की जाती है, उसके लिए भी व्यवस्था या सुरक्षा का प्रबंध इलेक्शन कमीशन के आधार पर। नेक्स्ट आता है राजनीतिक दलों का पंजीकरण। पंजीकरण का मतलब है कोई एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनती है। जैसे पहले हम हरियाणा का एग्जांपल लें, पहले हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो थी, अब जजपा नई पार्टी बनी, जननायक जनता पार्टी, जजपा नई पार्टी बनी, तो उसका पंजीकरण कैसे किया गया? तो पंजीकरण के कुछ निर्धारित आधार होते हैं कि अगर उस पार्टी ने इतने या इतने वोट प्राप्त नहीं किए हैं, तो नेक्स्ट इलेक्शन के लिए उसका पंजीकरण रद्द हो जाता है। इट मींस उसे दोबारा से दल बनाना पड़ेगा, उसका वो चुनाव चिन्ह नहीं होगा, जरूरी नहीं है वही चुनाव चिन्ह मिले, उसे दूसरा चुनाव चिन्ह मिलेगा। जैसे लोकसभा के इलेक्शन में जजपा का अलग चुनाव चिन्ह था, विधानसभा में अलग, क्योंकि लोकसभा के इलेक्शन में वो सीटें नहीं जुटा पाए थे, जिससे कि वो क्षेत्रीय दल बन सके। नेक्स्ट आता है चुनाव में अयोग्यता संबंधी। ये भी इलेक्शन कमीशन ही डिक्लेयर करता है कि किसी भी सीट के इलेक्शन में या इलेक्शन जीतने के बाद जो पार्टी एक्सचेंज का जो मेथड चलता है ना, उस बेसिस पे कि दल बदल जो पद्धति है, कि चुनाव आयोग ही डिसीजन देता है कि ये जो जीत कर आए हैं या जो चुनाव हुआ था यह योग्य नहीं था, या दोबारा चुनाव कराया जाएगा, जिनको मध्यावधि चुनाव भी बोला जाता है। निर्देश जारी करना, इश्यू ऑर्डर। ऑर्डर किससे संबंधित जारी करता है इलेक्शन कमीशन? जैसे ऑर्डर सारी चीजों से रेलिवेंट होते हैं। सबसे पहले तो ऑर्डर दिया जाता है इलेक्शन करो, फिर ऑर्डर होता है जो वोटर कार्ड्स होते हैं उनसे रेलिवेंट, की वोटर कार्ड्स को अपडेट करवाने का काम होता है। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी के रजिस्ट्रेशन या नामांकन का काम आता है, उससे संबंधित ऑर्डर देता है।
फिर पॉलिटिकल पार्टीज को या जितने भी इंडिपेंडेंट मेंबर्स होते हैं उनको ये ऑर्डर दिया जाता है तो कितने दिनों तक चुनाव प्रचार कर सकते हो, और चुनाव प्रचार के दौरान किन किन चीजों को यूज कर सकते हो, कि इलेक्शन कमीशन ने फंड भी फिक्स कर रखा है कि इतना ही पैसा हम इलेक्शन में खर्च कर सकती है प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी। सेंटर के इलेक्शन का भी और स्टेट के इलेक्शन का भी अलग अलग डिसाइड किया गया है। या फिर जिस पार्टी की सरकार है वो सरकार सरकारी जो मशीनरी है उसका कहां तक यूज कर सकती है चुनाव प्रचार में, ये सारे रेलिवेंट डिसीजंस या ऑर्डर इलेक्शन कमीशन लेता है। अब उसके बाद बहुत सारे कुछ छोटे छोटे काम भी इलेक्शन कमीशन के रह जाते हैं, जैसे निष्पक्ष चुनाव जब होता है, इलेक्शन होता है, तो इलेक्शन में जिनकी ड्यूटी लगाई जाती है उनकी यह मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इलेक्शन में कोई गड़बड़ी ना हो पाए, बिल्कुल निष्पक्ष फ्री इंडिपेंडेंटली वो इलेक्शन करवाए। नेक्स्ट, मतदाता केंद्रों की कहाँ कहाँ हर एक ब्लॉक में बूथ कहाँ बनाया जाएगा, ये भी वही डिसाइड करते हैं। फिर राजनीतिक दल चुनाव प्रचार किन किन साधनों के द्वारा कर सकते हैं। और नेक्स्ट चीज, जैसे कि जब भी इलेक्शन होता है तो रेडियो में, टीवी में, न्यूज़पेपर में एड्स आनी स्टार्ट हो जाती है ना कि हमें अपने वोट का प्रयोग करना चाहिए। जब स्टार्टिंग में ईवीएम आई थी तो बहुत ही ऐड आती थी कि ईवीएम में वोट कैसे डाला जाएगा, तो वो ये था कि वोटिंग राइट्स के प्रति लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी कि कैसे वोट डालें। राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता क्या होती है, जैसे इलेक्शन के डे के 48 आवर्स बिफोर उन्हें चुनाव प्रचार बंद करना पड़ेगा। नामांकन के लिए भी निर्धारित दिन होते हैं, नामांकन वापस लेने के लिए भी निर्धारित होते हैं। या प्रत्याशियों के द्वारा प्रचार के भी फिक्स नियम होते हैं कि इससे ज्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं या फिर इन्हीं संसाधनों का यूज कर सकते हैं। किसी चुनाव में हुई अनियमितता, अगर किसी चुनाव में कहीं भी कोई धांधली होती है तो उस इलेक्शन को वहां रद्द करवाने का काम भी इलेक्शन कमीशन का है। लास्ट इसमें जैसे जाली मतदान कि जब वोट डालने के लिए जाते हैं तो आइडेंटिटी कार्ड लेके जाते हैं ना, आजकल तो जो वोटर कार्ड है वो वोटर कार्ड एक आइडेंटिटी कार्ड है एक तरह से, कि उसके साथ कई बार ये ऑर्डर जारी किया जाता है कि आधार कार्ड लेके जाना है या फिर कोई आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है, या जिस वोटर के वोटर कार्ड पे उसकी फोटो नहीं है तो उसे अपना आधार कार्ड लेके जाना पड़ता है। या फिर प्रत्याशियों से इलेक्शन के बाद ये काम करता है इलेक्शन कमीशन कि उसमें प्रत्येक पार्टी या प्रत्येक मेंबर से ये ब्यौरा लिया जाता है कि उसने इलेक्शन में कितना खर्च किया है और उसे वो पैसा कहाँ से, सारी चीज का विवरण देना पड़ता है इलेक्शन कमीशन को प्रत्येक मेंबर। फिर चुनाव के दौरान इलेक्शन के जो पार्टीज होती है ये दीवारों पर, सारी बिल्डिंग्स वगैरह पे जो पोस्टर चिपका देते हैं ना, वो इलेक्शन कमीशन इनको ये ऑर्डर देता है वो सारे पोस्टर्स उतारने की या फिर उनकी दोबारा से सफाई करवाने की, लेकिन ये रूल इतना प्रैक्टिकली वो भी नहीं किया जाता। नेक्स्ट है राजनीतिक दलों से चुनाव में किए गए व्यय का, वही है प्रत्याशियों से जो हिसाब किया जाता है। फिर प्रत्याशियों द्वारा चुनाव के व्यय की सीमा निर्धारित की गई है, जैसे सेंटर के इलेक्शन के लिए 58 लाख होते हैं, स्टेट के इलेक्शन के लिए कहीं 20 कहीं 6 लाख होते हैं। नेक्स्ट है चुनाव की तिथि निश्चित होने के बाद चुनाव विशेष कारणों से कि कुछ अगर एक बार इलेक्शन की डेट फिक्स हो गई है ना तो कुछ स्पेसिफिक रीजंस ही हो सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन को स्थगित कर सके, पोस्टपोन कर सके। और विशेष स्थिति क्या होती है, वो विशेष स्थिति या तो बाह्य आक्रमण हो जाए, आपातकाल लागू है, या फिर वहां की परिस्थितियां ऐसी नहीं है उस रीजन की कि वहां वोट डालवाया जा सके। जैसे कोरोना में भी क्या था, इलेक्शंस हुए थे, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया गया था, लेकिन जम्मू कश्मीर में विधानसभा के इलेक्शन क्यों नहीं हो पाए थे, क्योंकि वहां पॉलिटिकल पार्टियां भी बहुत एग्रेसिव हो गई थी उसको यूटी बनाने के ऊपर, और वहां दंगे फसाद और टेररिज्म बहुत ज्यादा था उस कंडीशन। तो बहुत ही क्रिटिकल जब सिचुएशंस आती हैं तभी इलेक्शन कमीशन पोस्टपोन कर सकता है। लास्ट आता है इलेक्शन को इंडिपेंडेंटली, फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट कराने का काम
इलेक्शन कमीशन ही करती है, और इसलिए इलेक्शन कमीशन सरकार को टाइम टू टाइम परामर्श देने का कि कुछ रिकमेंडेशंस, कुछ सिफारिशें करने का भी काम करती है कि सरकार को क्या क्या सुविधा मुहैया करानी पड़ेंगी इलेक्शन कमीशन को। और इसके लिए इलेक्शन कमीशन का अलग से फंड होता है, जो संविधान के अंतर्गत जो राज्य या केंद्र के आय के स्रोत है, उन्हीं में से इलेक्शन के टाइम इलेक्शन फंड प्रोवाइड किया जाता है, जिस इलेक्शन। आज हम करेंगे सिर्फ यहीं तक कि इलेक्शन कमीशन को डिफाइन किया गया है, किस आर्टिकल्स के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन का डिस्क्रिप्शन मिलता है हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन काम किया। यहाँ तक अगर किसी बच्चे की कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं।